Assalamualaikum one and all. Welcome to my YouTube channel Exam Snap. Today we are discussing 6-day war of 1967 after we'll discussed the Palestine issue. आज हम पैलेस्टाइन इशू के बाद 6-day war के बारे में बात करेंगे. पैलेस्टाइन इशू मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. बहुत डिटेल्ड टॉपिक मैंने बनाया है. अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना है तो 6-day war आपको नहीं समझ आएगा. तो काइंडली आप मेरे लिंक में जाके वो लेक्चर सुन लीजिए. उसके बाद आप 6-day war की तरफ आइए तो आपको पता चलेगा कि इजराइल की क्रिएशंस किस तरह हुई थी और उसके बाद कौन से कॉन्सिक्वेंसेस रहे. तो ये दिए गए कंटेंट्स हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. एयरक्राफ्ट्स की, तो एयरक्राफ्ट्स में क्या था कि 957 एयरक्राफ्ट्स थे और 250 to 300 एयरक्राफ्ट्स इजराइल के थे. 6-day वॉर ऑफ 1967 जो है एक ऐसी पावरफुल वॉर थी जिसने टोटली पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल के रख दिया था. पूरी मिडिल ईस्ट की डेस्टिनी एंड ज्योग्राफी को चेंज कर दिया था, जिसमें इजराइल ना तो सिर्फ एक प्रोमिनेंट पावर, मिलिट्री पावर बन के रीजन में आया, बल्कि उसने 6-day की वॉर में 3 मिलियन की आर्मी को हराया और इसके साथ साथ अपनी टेरिटरी को 4% और लार्जर टेरिटरी बना दिया. यही नहीं, इजराइल ने इसके साथ साथ अपने आप को एक ऐसी पावर बना के मिडिल ईस्ट के सामने रख दिया कि आज तक भी इजराइल का कंपटीशन करना मुश्किल है. आफ्टर द 50 years ऑफ दिस वॉर, आज भी हम इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस और आफ्टर वॉर इफेक्ट्स देख सकते हैं, जो कि आज भी हमें मौजूद हालात में पाए जाते हैं. इस कॉन्फ्लिक्ट को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं. बैकग्राउंड में बैल्फोर डिक्लेरेशन, जैसे कि मैंने आपको पैलेस्टाइन इशू में बताया था कि बैल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो यूके ने एक डिक्लेरेशन साइन की थी 1917 में ज्यूइश के साथ कि आप हमारा साथ देंगे अगर ऑटोमन्स को डिफीट देने में, तो हम वर्ल्ड वॉर 1 में, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम पैलेस्टाइन आपको दे देंगे एज योर नेशनल होमलैंड. ज्यूइश ने इसी आसरे पे ब्रिटिश का साथ दिया और म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत इन दोनों पार्टीज ने एक डिक्लेरेशन साइन की जिसका नाम था बैल्फोर डिक्लेरेशन. ये 1917 में साइन हुई थी और इसमें ब्रिटिश ने ये प्रॉमिस किया था कि इजराइल को आज़ाद करवा के पैलेस्टाइनियंस को उनकी होमलैंड वापस मिल जाएगा. ज्यूइश ने माइग्रेशन स्टार्ट की थी. इसी वादे के तहत ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि ज्यूइश को माइग्रेशन स्टार्ट करवा दी थी बहुत ह्यूज नंबर में पैलेस्टाइन में. और जैसे जैसे ज्यूइश माइग्रेट करते गए वो 3% से 30% ज़्यादा हो गए इजराइल की टेरिटरी पे, जो कि उस टाइम पैलेस्टाइन था. डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज बनी. ज्यूइश ने क्या किया कि अरब और क्रिश्चियंस को डिवाइड एंड रूल कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया और उनको कहा कि भाई आप लोग जो है अलग अलग हम आपके लिए इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, आप लोग अभी इस लायक नहीं हो कि आप किसी टेरिटरी पे अपना कब्जा कर सको, इसलिए जब तक पैलेस्टाइन हमारे कब्जे में रहेगा आप लोग हमारे इंस्टीट्यूशन से कुछ सीख लो. लेकिन इस चीज़ में क्या हुआ था कि ज्यूइश, अरब्स और इन सब के आपस में क्रिश्चियंस भी मेजॉरिटी में थे उस टाइम पैलेस्टाइन्स में. पैलेस्टाइनियंस, ज्यूज, मुस्लिम्स, इस सब के आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए. ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अपने मफाद के लिए इन्होंने ज्यूइश को तो इजराइल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और उसी के साथ साथ इन्होंने पैलेस्टाइनियंस, अरब्स और क्रिश्चियंस होते हैं उनका हक मार दिया था. फिर क्या होता है कि इनकी सेटलमेंट्स किस तरह होती है कि ब्रिटिश साइड में हट जाता है और ये इनकी सेटलमेंट यूनाइटेड नेशंस बीच में आता है और इक्वली डिवाइड कर देता है ज्यूज और अरब क्लैशेस को, इनकी टेरिटरी को आपस में इक्वली डिवाइड कर देता है, जिसमें फिर भी पैलेस्टाइनियंस, जो कि ना तो सारे पैलेस्टाइनियंस अरब थे और ना ही सारे अरब्स जो है वो पैलेस्टाइनियंस थे, तो पैलेस्टाइनियंस जो है फिर भी अपनी टेरिटरी से महरूम हो गए थे, अपने घर से महरूम हो गए थे. पैलेस्टाइनियन जो है एक अरब टेरिटरी थी जिसको ज्यूइश कंसिडर करते थे कि वो उनकी एंसेस्ट्रल होमलैंड है. जैसे कि ज्यूइश जो है वो समझते थे कि वो जीसस जो है वहाँ पे उनका रिसरेक्शन हुआ था, तो जिनको जिंदा आसमान में उठा लिया गया था तो वो वापस वहीं पे मतलब उनकी हॉली लैंड है. इस तरह ज्यूइश
मुस्लिम कंट्रीज समझते थे कि भाई ये हमारी हॉली लैंड है क्योंकि यहाँ पे मस्जिद अल अक्सा बनी थी। इस तरह से ही क्रिश्चियन भी समझते थे कि भाई जीसस ने अपने बेटे को सेक्रीफाइस करना था यहाँ पे गॉड के आगे, तो ये हमारी होमलैंड है। इस तरह ये सारे तीनों कंट्रीज, तीनों जो सेक्टेरियंस थे, ये आपस में क्या कर रहे थे, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे कि ये हमारी होमलैंड है। इसराइल जो कि एक बहुत बड़ा नाइटमेयर था पैलेस्टाइनियंस के लिए, वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक रियलिटी में कन्वर्ट होता जा रहा था, जो कि बहुत बड़ा एक थ्रेट था पैलेस्टाइनियंस के लिए। और इसी वजह से जब ये जूइश टेरिटरी टोटली इसराइल बन चुकी थी, तो फिर ये वॉर जो लड़ी जा रही थी हॉली लैंड को लेके, अब ये वॉर चेंज हो गई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जो कि पैलेस्टाइन अब अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। और इसी रीजन की वजह से इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, जब इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था मई 1948 में। और इसी को हम कहते थे फर्स्ट इसराइल वॉर। फर्स्ट अरब इसराइली वॉर यहाँ से हुई थी और ये फेल हुई 1949 में, और एक आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के दरमियान, इसराइल और अरब स्टेट के दरमियान, जो इन्होंने कहा था कि एक फिक्स टेम्परेरी फ्रंटायर हम कर लेते हैं, लेकिन ये फेल हो गई थी क्योंकि इसराइल ने इस बात पे अग्री नहीं किया था। इसके बाद 1956 में सेकेंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है स्विस क्राइसिस पे 1948 में, जब मिलिट्री लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए। पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज जो थे वो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बनते जा रहे थे अरब लीडर्स के लिए, क्योंकि पैलेस्टाइनियंस जो अपने ही होमलैंड से महरूम हो गए थे, जिनको अपने ही कंट्री से निकाल दिया गया था, वो अब रेफ्यूजीज बन चुके थे और अब वो आहिस्ता आहिस्ता अरब कंट्रीज मूव कर रहे थे। उसी के साथ साथ इसराइल जो है वो मानता था कि इसराइल को ये बात समझ आ गई थी कि अरब कंट्रीज अब जो है इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि अब वो इनके साथ एग्रेसिव बिहेवियर में रहेंगे और एग्रेसिवली एक्ट करेंगे। तो इसी वजह से एक मजीद ग्राउंड फॉर वॉर, एक मतलब मजीद जंग का एक मैदान क्रिएट होता चला गया, और इसी म्यूचुअल मिसट्रस्ट की वजह से सीरीज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स स्टार्ट होते हैं 6 डे वॉर की सूरत में, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सीरियंस और पैलेस्टाइनियंस जो है वो गोरिल्ला अटैक करते हैं इसराइल बॉर्डर्स पे, और इसराइल डिफेंस फोर्सेस जो है रिटेलिएटेड करती हैं, यहीं से 6 डे वॉर स्टार्ट होती है। अप्रैल 1967 में ये बहुत एक बड़ी एक ऐसी इंगेजमेंट रही थी, एक ऐसी आर्टिलरी इंगेजमेंट सीरिया और इसराइल के दरमियान हुई, जिसमें सोवियत ने इन्फॉर्म किया इजिप्ट को कि भाई एक फुल स्केल इन्वेजन होने वाला है। मतलब एक ये फेक रिपोर्ट दी थी किसी इनकी मतलब एजेंसी ने कि इजिप्ट को कि इसराइल आप पे अटैक करने वाला है, और सीक्रेट अटैक प्लान बनाया है, और इसराइल जो है इसी वजह से मूव कर रहा है अपने ट्रूप्स को नॉर्दर्न साइड्स पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये रिपोर्ट तो झूठी थी, लेकिन इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट के जो उस टाइम के प्रीमियर थे गमाल अब्दुल नसर, उन्होंने एक्शन लिया, और एक्शन इस तरह लिया कि उन्होंने सीरियन एलाइज जितनी भी थी वो इजिप्ट को ऑर्डर दे दिया कि सारी सीरियन एलाइज को आप जो है ना मतलब बॉर्डर पे ले जाओ, सिनाई पेनिनसुला के पास, जहाँ पे कि यूएन कीपिंग फोर्स ऑलरेडी मौजूद थी, क्योंकि जब ये वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो यूनाइटेड नेशंस जो है अपनी पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ पे तैनात कर देते हैं ताकि वॉर की सिचुएशंस हैंडल हो सके। अब इजिप्शियन फोर्सेस ने जो है यूएन कीपिंग फोर्सेस को भी हटा दिया, जो इसराइल के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे थे या इन सबको प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे मौजूद थी। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के तहत 22 मई को प्रेसिडेंट अब्दुल नसर ने बैन कर दिया इसराइली शिपिंग स्ट्रेट्स ऑफ तिरान, जो कनेक्ट होता है रेड सी से और गल्फ ऑफ अकाबा को, एंड साइन अ डिफेंस पैक्ट विद द किंग ऑफ जॉर्डन हुसैन। इन्होंने जो है जॉर्डन हुसैन के साथ, जॉर्डन के एक हुसैन थे, किंग थे, उनके साथ इन्होंने एक पैक्ट साइन कर ली और इसराइल के लिए ये शिपिंग रूट्स जो है बैन कर दिए। इस चीज़ को देखते हुए सिचुएशन मजीद बिगड़ती चली गई, और मिडिल ईस्ट के जो उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट थे लिंडन बी जॉनसन, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप लोग पहले वार नहीं करें, आप लोग मामलात को हल कर लें, और ये जो स्ट्रेट्स ऑफ तिरान को बैन किया है इंटरनेशनली मैरीटाइम ऑपरेशन के प्लान के तहत, आप इसको ऑन कर दें और इसराइल पे इस तरह से नहीं करें। अब इसमें यूएस का रोल ये था कि यूएस का भी वो एक ट्रेडिंग रूट था। ये ट्रेडिंग रूट ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट के पूरे जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ ही सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करते, बल्कि रेड सी और गल्फ ऑफ अकाबा, ये सारे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ तेहरान, ये सारे जो जितने भी सी रूट्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है।
तो इस वजह से जैसे कि आपको पता है कि यूएसबी जो है वो सी रूट्स पे ट्रेड किया करता है, तो उसका अपना भी मफाद इसमें छुपा था, इसलिए उसने कहा कि भाई आप मामलात को आहिस्तगी से आराम से डायलॉग्स के थ्रू हल कर लें। इन जून 1967 में क्या होता है, इजरायली लीडर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि एक प्रिमिटिव लॉन्च अटैक करना है। ठीक है, वो कहते थे कि उन्होंने कहा कि इससे पहले अरब हम पे अटैक कर दें, हम अरब से पहले उनके ऊपर जाके अटैक कर दें इसराइल्स ने ये प्लान किया। और 6 डे वॉर यहाँ से इरप्ट होती है जब 5 जून 1967 को इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है ऑपरेशन लॉन्च करती हैं और एक एरियल अटैक करती हैं इजिप्ट के ऊपर, जिसमें ऑलमोस्ट 200 एयरक्राफ्ट जो है लॉन्च किए जाते हैं इजराइल की तरफ से इजिप्ट पे। और इसमें क्या होता है कि इजरायली सीक्रेटली जो है वो इजिप्ट में एंटर होते हैं और इजराइल पे अटैक कर देते हैं, जिसमें 18 मुख्तलिफ एयरफील्ड जो थी इजिप्ट की उस पर अटैक होता है। इसराइल एयरक्राफ्ट जो है डिस्ट्रॉयड कर देते हैं 90% इजिप्शियन फोर्सेस को ग्राउंड पे ही। इसराइल फर्दर लॉन्च, इसी तरह इसराइल जो है सेम अटैक जो है जॉर्डन, सीरिया और इराक पे भी करता है और बाय द एंड ऑफ द डे ये कैप्चर कर लेता है सारा मिडिल ईस्ट का एरिया जो कि जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट की टेरिटरी थी। इसी के साथ साथ ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, जिसके साथ साथ जो 5वां दिन था 6 डे वॉर में, ये 5 जून जो था ये पहला दिन था, ग्राउंड वॉर स्टार्ट हुई थी इजिप्ट में। इजरायली ने जो है दोनों तरफ से अटैक हुआ, बराबर का मुकाबला चला, लेकिन जीता कौन? इजराइल। और जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, इजराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप वगैरह भी कैप्चर कर लिया, और जिसमें इजिप्ट और सीरिया इनको काफ़ी हैवी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा, इनके काफ़ी लोग मारे गए थे। 6 जून को क्या होता है, ऐसी ही एक रॉन्ग न्यूज़ इजिप्शियन विक्ट्री की मिलती है, किसको? जॉर्डन को, कि इजिप्ट जो है वो इजराइल से जीत चुका है और अब जो है आपके ऊपर अटैक होने वाला है। इसी तरह जॉर्डन जब सुनता है कि भाई इजिप्शियंस की विक्ट्री हुई है तो हम भी अटैक कर सकते हैं इजराइल पे इजीली, तो इजराइल जो है जॉर्डन इजराइल पे अटैक कर देता है। इसी न्यूज़ को सुनते हुए काउंटर अटैक में क्या होता है, इजरायली फोर्सेस वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के कब्जे में था उसके ऊपर भी कब्जा कर लेती हैं और जॉर्डन को हरा देते हैं। 7 to 8 जून इसराइल क्या होता है, कैप्चर कर लेता है ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम को जॉर्डन से, वो भी कैप्चर कर लेता है और फिर ये सेलिब्रेट करते हैं अपनी प्रेइंग, जिनकी हॉली लैंड जिनकी जगह थी, वेस्टर्न वॉल, जहाँ जिसको ये वेलिंग वॉल भी कहते हैं, जो इनकी पिलग्रिमेज प्लेस थी ज्यूस की, ये वहाँ पे अपनी सेलिब्रेशन करते हैं, अपनी जीत की खुशी मनाते हुए। 9 to 10 जून क्या होता है, जो कि लास्ट डे था वॉर का, वो लड़ी गई थी नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे सीरिया और इजराइल के दरमियान, जहां इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया, बॉम्बिंग वगैरह की, और वो इजरायली सीरियन रीजन में एंटर हुए गोलान हाइट्स में, और लास्ट डे ऑफ द 6 डे वॉर में इसराइल क्या करता है, गोलान हाइट्स को भी सीरिया से कैप्चर कर लेता है। मतलब इसराइल ने इन 6 दिनों की वॉर में पूरा मिडिल ईस्ट अपने अंडर में ले लिया था, अपनी टेरिटरी को 4% लार्जर उसने बना लिया था। इन दिस वे 5 जून टू 19 जून इसराइल गॉट बिगेस्ट विक्ट्री इन 6 डे वॉर, जो कि 132 घंटे की पूरी ये जंग चली थी, 6 दिन में इसराइल ने इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की थी। देन ऑन 1967 10 जून यूएन इंटरफेरेंस होती है और यूएन जो है यूनाइटेड नेशन टोटल सीज फायर कर देता है और डिक्लेयर कर देता है कि अब मजीद जंग आगे नहीं बढ़ेगी, और यहीं पे 6 डे वॉर खत्म हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे लैंड दिखाती हूँ, वो लैंड जो इसराइल के पास बिफोर 6 डे वॉर मौजूद थी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो लैंड है इसराइल की, ये वो लैंड है जो 6 डे वॉर से पहले इसराइल की टेरिटरी हुआ करती थी, बिफोर वॉर जून 5 1967। ठीक है, ये इजिप्ट की टेरिटरी थी, ये जॉर्डन था, ये सीरिया, लेबनान, ठीक है। तो ये सारी टेरिटरी जो है ये पूरी इसराइल ने कवर कर ली आफ्टर द 6 डे वॉर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी इसराइल ने टेरिटरी कवर कर ली थी। रिजल्ट क्या निकले 6 डे वॉर के? एक यंग नेशन जो उसी वक्त बना था, एक नया मुल्क जिसने कैप्चर किया सिनाई पेनिनसुला को, वेस्ट बैंक को, ईस्ट जेरूसलम, गोलान हाइट्स, सिर्फ 6 दिन की जंग में। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी इसराइल के लिए, जिसने अपनी टेरिटरी को 3 टाइम्स मैक्सिमाइज कर लिया था। अबाउट 20,000 अरब्स और 800 इसराइल्स इसमें मरे थे, ठीक है। और ये एक तो 33 घंटे की जंग चली थी टोटल, और अरब लीडर्स जो है इस जंग से या इस हार से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए थे, उनको बहुत बड़ी हार हुई थी ये,
जिसके बाद इवन इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने तो रिजाइन भी कर दिया था और बाद में ही सुनने को भी आया था कि उनको हार्ट अटैक भी हो गया था। उसी के साथ साथ इजरायलीज जो थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे इस खुशी को। अच्छा, इफेक्ट्स क्या हुए 6 डे वॉर के, कि ये वॉर जो है जियोपॉलिटिकली ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि मिडिल ईस्ट टोटली चेंज हो गया, एस्केलेट हो गए, अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ये मजीद बढ़ते चले गए और डिफीट हासिल करने के बाद अरब लीडर्स जो है वो काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि सूडान में सारे अरब लीडर्स दोबारा से इन्होंने एक मीटिंग रखी सूडान खार्टूम में अगस्त 1967 में। फिर इन्होंने एक साइन की रेजोल्यूशन ऑफ नो पीस, नो रिकॉग्निशन एंड नो नेगोशिएशन। इन्होंने कहा कि हम कोई पीस की साइन ट्रीटी नहीं करेंगे, कोई रिकॉग्निशन नहीं देंगे इसराइल को, ना ही कोई रिकॉग्निशन, ना ही कोई नेगोशिएशन या पीस टॉक्स इसराइल के साथ करेंगे। जिसके नतीजे में क्या होता है कि 1973 में अरब की और इजरायलीज की 4th लार्जेस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं यौम किपुर वॉर। यौम किपुर वॉर क्या थी? 1973 में होती है, 4th लार्जेस्ट कॉन्फ्लिक्ट था ये अरब और इजराइल्स का। ये जो है इसमें जब इजराइल पजेस्ट कर लेता है पूरी टेरिटरी को और इजराइल बन जाता है, तो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप ऑलमोस्ट जो है मोर देन 1 मिलियन जिसमें पैलेस्टाइनियंस थे वो पार्ट बन जाते हैं इजरायलीज के। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जितने भी पैलेस्टाइनियंस थे वो इजराइल को छोड़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ से निकल के रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ने लग जाता है। क्योंकि जब वो अपनी टेरिटरी छोड़ के कहीं और मूव करेंगे तो उनके कंट्री से जो मुस्लिम कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं वो ज़ाहिर वहीं पे मूव करेंगे। तो ये एक बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस जो है मुस्लिम ममालिक के लिए, अरब कंट्रीज के लिए बढ़ता जा रहा था। और इसी रीज़न की वजह से आज भी जो है इनके पॉलिटिकल टर्मोइल और वायलेंस का शिकार है ये मिडिल ईस्ट का हिस्सा। सिंस 1967 अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मेन इशू रहा है टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने के बाद। जब इसराइल ने सबकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया था 6 डे वॉर के दौरान, 1982 में जो है पीस ट्रीटी एक साइन होती है इजिप्ट और इसराइल की, जिसमें इसराइल जो है इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला उसके वापस कर देता है। वो इस वजह से क्योंकि उसमें भी इसराइल का अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर इसराइल इस तरह से ट्रीटी साइन करके कंट्रीज को अपने फेवर में करता है तो इसराइल को उनसे रिकॉग्निशन मिल जाएगी, जो इंटरनेशनली रिकॉग्निशन उसको चाहिए अपने मुल्क को मैप में लीगलाइज करने के लिए। इसी चीज में क्या होता है कि गाजा स्ट्रिप जो है वो उससे भी विड्रॉ कर देता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टेरिटरीज अभी भी इसराइल के ही कब्जे में है, स्पेशली गोलान हाइट्स और वेस्ट बैंक। और अब जो है जंग का जो मतलब मुद्दा है, जो कॉन्फ्लिक्ट अभी भी हिस्सा बने हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट का, अब वो ये दो चीजें हैं, गोलान हाइट्स और वेस्ट बैंक। कंक्लूजन ऑफ द वॉर ये है कि ये जो है ऐसी जंग थी कि जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया। ये इसराइल जो है एक रीजन की बड़ी पावर बन के आया। इसमें यौम किपुर वॉर भी इसराइल ने ही जीती 1973 में। फिर इसराइल ने काफ़ी जो है पीस ट्रीटी साइन की, जो इसमें उसने डिस्कस किया कि भाई हम आजकल भी आप सुनने में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इनके मामला। इसराइल जो है आहिस्ता आहिस्ता पीस ट्रीटी साइन करके इनकी लैंड को वापस करना चाह रहे हैं, लेकिन बदले में उनसे क्या चाहता है कि वो उनको रिकॉग्निशन दे दें इसराइल को। अब PLO जो कि बनी थी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टाइन की आज़ादी के लिए, वो भी जो है एक वहीं के वहीं रह गई है, क्योंकि अब पैलेस्टाइनियंस आज भी अपनी जंग के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। उसी के साथ साथ हमास का आपने नाम सुना होगा, जो कि एक शिया कम्युनिटी है और इसमें मतलब ये लोग चाहते थे कि पैलेस्टाइन हमारे अंडर में आए, तो अब ये चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट मिल जाए। बीइंग अ इस्लामिक स्टेट हम जो है पैलेस्टाइन जो इसराइल बन चुका है उस पर कब्जा करें। इसी वजह से इन मई 2021 हमास ने क्या किया, एक अटेम्प्ट किया, रॉकेट लॉन्च अटैक किया इसराइल के ऊपर, जिसके रिजल्ट में क्या था, इसराइल ने भी रिस्पॉन्स दिया इनको और इनकी एयर स्ट्राइक्स हो गई। और हमेशा की तरह इसमें भी इसराइल जो है जीत गया और एक डोमिनेंट पावर बन के आ गया, जो आज भी एक डोमिनेंट पावर मानी जाती है। बट बिकॉज ऑफ दिस मैनी इंसान एक्ट्स आर डन, इसी की वजह से बहुत मासूमों की जानें भी गई हैं और बहुत हैवी कॉस्ट भी इनको कैजुअलिटीज फेस करनी पड़ी हैं इन सभी कंट्रीज को। सो दिस वाज द होल लेक्चर ओवर 6 डे वॉर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया और आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली डू लाइक माई लेक्चर, डू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।